Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm Naseem Beg from DPSC again here with you all. Second year ICS कंप्यूटर साइंस बुक हमने स्टार्ट की हुई है. चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था, जिसका लेक्चर नंबर 1 आप देख चुके हैं, डेटा इंटेग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन. चैप्टर नंबर 4 डेटा इंटेग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन का आज लेक्चर नंबर 2 है. ओवरऑल आपका ये लेक्चर नंबर 18 है. अपनी क्लास इंचार्ज से आप बाकी लेक्चर्स उनसे वो डिमांड कर सकते हैं. लास्ट लेक्चर का रिव्यू लेते हैं, जिसमें हमने नॉर्मलाइजेशन को देखा और हमने डिफाइन किया कि नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ converting complex data structure into simple and stable data structure. और फिर हमने नॉर्मलाइजेशन के स्टेप्स देखे कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स डेटा होता है उसकी जब हम रिपीटिंग ग्रुप्स को ख़त्म करते हैं तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं, और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की डेटा की जब हम पार्शियल डिपेंडेंसी ख़त्म करते हैं तो हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म अचीव कर लेते हैं, और सेकंड नॉर्मल फॉर्म की डेटा की जब हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव करते हैं तो हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं. इसके अलावा अदर हायर फॉर्म्स भी हैं, 4th, 5th, 6th, 7th, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक डिस्कस करेंगे. व्हाट इज नॉर्मल फॉर्म को हमने देखा कि 3 हमारे पास नॉर्मल फॉर्म्स हैं, जिसमें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म. इसके लिए आप लेक्चर नंबर 1 जो सा वो देख सकते हैं कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो से हैं ये बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी. आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आज हम इसमें डिस्कस करेंगे. 1NF. A relation R is in first normal form if and only if all underlying domains contain atomic values only. तो ये बड़ी कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन है कि कोई एक जो टेबल है वो सिर्फ उस वक्त नॉर्मल फॉर्म की फर्स्ट फेज पे होगा, इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ उस वक्त जब उसमें मौजूद सारे का सारा डेटा एटॉमिक है, यानी वो डुप्लीकेट नहीं हो रहा. अगर किसी टेबल में रिपीटिंग वैल्यूज हैं, रिपीटिंग फ्रेम्स हैं, रिपीटिंग ग्रुप्स हैं, तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म डेटा नहीं होगा, बल्कि वो अननॉर्मलाइज्ड डेटा होगा, या कम्प्लेक्स डेटा हम उसको कहेंगे, अननॉर्मलाइज्ड या कम्प्लेक्स डेटा. तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेके आने के लिए आपको सारे का सारा जो उसके रिकॉर्ड्स हैं उनको आपको एटॉमिक करना पड़ेगा, वो रिपीट ना हो रहे हो. सारे के सारे कॉलम्स, किसी भी कॉलम में किसी भी जगह पे एक ही वैल्यू 2 दफ़ा नहीं होनी चाहिए. तो ये चीज़ जब आप ख़त्म करेंगे तो इससे हम कहेंगे कि ये हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो सी वो अचीव कर ली. रिपीटिंग ग्रुप्स आपने ख़त्म करने हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में. द प्रीरेक्विजिट इज दैट ए रिलेशन हैज़ ऑलवेज अ प्राइमरी की associated with it, thus we can define it as follow also. तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन, ऑल एंटिटीज मस्ट हैव अ की, जिसे हमने प्राइमरी की कहा, और मैं बार बार बताता हूँ कि प्राइमरी की के 2 एट्रीब्यूट्स हैं, यूनिक एंड नॉट नल, composed of a combination of one or more attributes which uniquely identify one occurrence of the entity. जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, कस्टमर का एक टेबल है, इसमें कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और कस्टमर टेलीफोन नंबर, इसके अलावा भी बहुत से कॉलम हैं. वी कैन क्रिएट की ऑन दीज 3 एट्रीब्यूट्स, बस द की ऑन कस्टमर नेम could be cumbersome because of being a lengthy attribute.
अब इसमें देखिए कस्टमर आईडी आपका होगा 204 जैसे, या 205 या 206, लेकिन कस्टमर नेम बहुत लेंथी हो सकता है। तो जो लेंथी नेम है उनको आप प्राइमरी की के तौर पे यूज़ ना करें, क्योंकि उनमें स्पेसेस भी आएंगे, अंडरस्कोर भी आएगा, और आपको बार बार वो नाम टाइप करना पड़ेगा। और इसी तरीके से कस्टमर टेलीफोन नंबर, ये भी बहुत लेंथी होता है। तो कस्टमर आईडी सबसे पहले तो आप एक इसमें ऐड करें, जिसको हम प्राइमरी की कॉलम डिफाइन कर देंगे। जैसे फॉर एनी सिंगल अकरेंस ऑफ एन एंटिटी ईच एट्रीब्यूट मस्ट हैव वन एंड ओनली वन वैल्यू। एन एट्रीब्यूट मस्ट हैव नो रिपीटिंग ग्रुप्स। अब ये रिपीटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, यहाँ मैं आपको बताता हूँ। जैसे केस नंबर 1 देखते हैं। डिपार्टमेंट नंबर नाम का एक टेबल है, डिपार्टमेंट। इसमें सारे डिपार्टमेंट्स जैसे फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री एक्सेट्रा वो आने हैं। डिपार्टमेंट का नेम है, डिपार्टमेंट नंबर, इसमें सबसे पहले हमने एक कॉलम लिया, डिपार्टमेंट नंबर का एक एट्रीब्यूट है। डिपार्टमेंट नेम, एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम। अब देखें, डिपार्टमेंट नंबर होगा 1 2 3 4 5 6, डिपार्टमेंट नेम होगा मिसाल के तौर पे केमिस्ट्री, एम्प्लॉय नंबर 87, एम्प्लॉय नेम आजम। अब जहन में रखें कि इस डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही एम्प्लॉय तो नहीं, तो एम्प्लॉय नंबर फिर रिपीट होगा, एम्प्लॉय नेम फिर रिपीट होगा। तो ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, 2 एम्प्लॉयज़ का डेटा, 3 का, 5 का, 7 का, 200 का। तो एक डिपार्टमेंट के अगेंस्ट मल्टीपल लोगों का डेटा, तो इसे हम कहेंगे रिपीटिंग फ्रेम्स। तो ये एरर है, इसको रिमूव होना चाहिए। नंबर 1, यानी एक डिपार्टमेंट में तो बहुत से लोग हो सकते हैं और उनका बार बार डेटा आएगा, डिपार्टमेंट नंबर वही। जैसे मैं अगर आपको वाइट बोर्ड पे बताने की कोशिश करूँ, जैसे सपोज कैमरा ऑफ हो गया, चलें इसको दोबारा इधर से अंडरस्टैंड कर ले। डिपार्टमेंट आपके पास टेबल है, उसमें डिपार्टमेंट का नंबर और नेम ये हर एम्प्लॉय के साथ रिपीट होगा, और इसलिए इसको हम कहेंगे रिपीटिंग ग्रुप्स। जैसे मैगजीन का एक टेबल है, तो मैगजीन कोड, मैगजीन नेम, मैगजीन का एड्रेस, यहाँ तक तो ठीक है, टेलीफोन नंबर भी ठीक हो गया। लेकिन इशू डेट, अब देखिए मैगजीन बहुत से लोगों को इशू होना है, तो जिसको भी इशू करना है ये 4 चीज़ें आपको साथ लिखनी पड़नी है। फिर अगले बंदे को इशू किया, फिर आपने 4 चीज़ें लिखी, फिर अगले बंदे को इशू किया, फिर 4 चीज़ें साथ लिखी, फिर अगले बंदे को इशू किया, फिर 4 चीज़ें साथ लिखी। तो ये बार बार जो आपको लिखना पड़ रहा है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं रिपीटिंग ग्रुप्स। और ये रिमूव करेंगे तो आप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जाएंगे। इसका सलूशन क्या है वो हम आगे देखते हैं। एक और टेबल देखते हैं, जैसे आइटम का टेबल है। इसमें आइटम कोड होना चाहिए, आइटम डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, स्टॉक नंबर ठीक है, आइटम टाइप ठीक है, आइटम का वेट कितना है ठीक है, कलर कैसा है, कौन सा कलर है ठीक है, क्वांटिटी ऑर्डर कितनी क्वांटिटी दी, 500 ये भी ठीक है, यूनिट प्राइस यानी एक आइटम की कीमत कितनी है, ऑर्डर नंबर। अब ये जो ऑर्डर नंबर है, एक आइटम के अगेंस्ट कई ऑर्डर दिए जा सकते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें लिखने के बाद फिर ऑर्डर नंबर, हर ऑर्डर नंबर के साथ आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 ये चीज़ें आपको रिपीट करनी पड़ेंगी हर ऑर्डर के साथ। इसलिए हम इसे कहते हैं रिपीटिंग ग्रुप्स। The error exists in the above examples because some attributes are being repeated for a single occurrence of each record. यानी एक occurrence के लिए multiple values मौजूद है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये repeating groups है। We should try to avoid this repetition. Following are the steps to achieve this. अब इनको repetition को remove कैसे करना है? Number 1, whenever repeating groups occur, the repeating attribute must be removed and placed where it belongs under the entity that it describes. यानी जैसे ही आपको पता चले कि ये फ्रेम रिपीट हो रहा है, तो आप उसको उठा के वहाँ ले जाएं जहाँ से मुताबिक वो चीज़ बिलोंग करती है। और स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे? स्टडी द रिलेशनशिप ऑफ वेयर द रिपीटिंग एट्रीब्यूट्स केम फ्रॉम एंड वेयर द एट्रीब्यूट वेंट टू, यानी कहाँ से आया और कहाँ जा रहा है,
वो आपने रिलेशन बना देना है। डिटरमिन इफ द फ्रॉम टू रिलेशन इज 1 to many और many to n, many to many। तो 1 to many या many to many ये आपने देखना है कि रिलेशनशिप उनका आपस में क्या है। इसी की मदद से फिर आप प्राइमरी की और फॉरेन की जो सी वो डिफाइन करेंगे। तो जैसे लेट्स अप्लाई दिस स्टेप्स एट केस 1, वी एंड अप विद फॉलोइंग टू रिलेशंस। अब देखें डिपार्टमेंट का आपका जो टेबल था उसमें डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम, और उसके जो लास्ट वाले 2 कॉलम थे एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम। ये देखें यहाँ डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम, और 2 कॉलम थे एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम जो एरर क्रिएट कर रहे थे। तो हमने क्या काम किया, हमने उन दोनों का टेबल सेपरेट कर दिया। तो हमने काम क्या किया कि हमने जो रिपीटिंग ग्रुप्स थे उनका टेबल ही सेपरेट कर दिया। तो यानी एक डिपार्टमेंट का जो नाम का जो टेबल था जिसमें 4 कॉलम थे, अब हमारे पास 2 टेबल हैं जिनमें 2-2 कॉलम है। तो डिपार्टमेंट का टेबल हमने सेपरेट कर दिया और एम्प्लॉय का टेबल हमने सेपरेट कर दिया, और अब हम इनको प्राइमरी और फॉरेन की मदद से ज्वाइन कर देंगे। इनको प्राइमरी और फॉरेन की मदद से हम कर देंगे ज्वाइन। बट इफ वी अप्लाई द अबव स्टेप इन केस 3 वी एंड अप विद द फॉलोइंग 2 रिलेशंस। और अगर आप इस वाले टेबल के ऊपर ये अप्लाई करें तो इसमें देखें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एट्रीब्यूट्स हैं, और इस पे अगर हम वही स्टेप्स अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आइटम का एक सेपरेट टेबल बन जाएगा और ऑर्डर का एक सेपरेट टेबल बन जाएगा। और टोटल एट्रीब्यूट देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एट्रीब्यूट्स वही रहे, लेकिन हमने टेबल 2 कर दिए। और हमने कहाँ पे पार्टीशन की, हमने ये वाले यहाँ तक साइड पे कर दिया और ये वाला हिस्सा हमने साइड पे कर दिया। तो हमने एक टेबल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि रिपीटिंग ग्रुप्स ख़त्म किए जा सके। और ये हम जा रहे हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की तरफ, यानी हमने एक टेबल का डेटा 2 टेबल्स में कर दिया। जो चीज़ें रिपीट हो रही थी उनको हमने सेपरेट कर दिया यहाँ पे। अब इसी तरीके से अब देखें आइटम ऑर्डर्ड, ऑर्डर नंबर, क्वांटिटी ऑर्डर्ड और यूनिट प्राइस, ये अब सेपरेट से डेटा सारा स्टोर होगा और हमारा डेटा रिपीट नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस सूरत में देखते तो हमें बार बार इस यहाँ तक जो डेटा है उसके साथ ये 4 चीज़ें भी लिखनी पड़नी थी, और इन 4 चीज़ों के साथ हमें ये 6 चीज़ें भी लिखनी पड़नी थी। तो ये यहाँ पे जो एट्रीब्यूट्स हैं उनमें डेटा जो था वो रिपीट होना था, तो उसको हमने इस तरीके से टैकल किया। अब हमने आइटम को सेपरेट कर दिया और उसके ऑर्डर्स को सेपरेट कर दिया, और अब हमारे पास जो डेटा आया तो है बेटर अंडरस्टैंड अबाउट द होल कंसेप्ट लेट्स कंसीडर द फॉलोइंग टेबल ऑफ डेटा हैविंग रिपीटिंग ग्रुप्स। अब देखें इसमें रिपीटिंग ग्रुप्स हैं, चेक करते हैं। स्टूडेंट आईडी 100 140 110 190 150, ये स्टूडेंट जो आईडी है ये रिपीट नहीं हो रही। नेम अहमद है, यहाँ पे नज़ीर है, यहाँ पे अकाउंटिंग है 1200 है, टैक्स अकाउंट है 120897 है, और यहाँ पे ये देखें 140 अकाउंटिंग, ये मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, और ये वाला इंफो सिस्टम है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है, और ये फिर मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है। तो अब देखें ये वाला जो आपका इस वक्त आपको नज़र आ रहा है कि ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है और यहाँ फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। तो ये 2 जो चीज़ें हैं ये रिपीट हो रही हैं यहाँ पे, तो ये रिपीटिंग ग्रुप है। यहाँ पे भी वही डेटा है, यहाँ पे भी वही डेटा है, ये सेम रिपीट हो रहा है। इसी तरह ये SPSS है, रिपीट हो रहा है, और ये यहाँ जाके फिर SPSS रिपीट हो रहा है। तो जो चीज़ें रिपीट होंगी उनको हमने सेपरेट कर देना। और इस टेबल का सलूशन क्या है हमारे पास कि अब देखें हमने इसको जो जहाँ से बिलोंग करता था हमने मार्केटिंग अकाउंट, इंफो सिस्टम फाइनेंस, मार्केटिंग। लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ, इसका नुकसान ये हुआ कि इस टेबल में हमारे पास 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड्स हैं। कितने रिकॉर्ड्स हैं? 1 2 3 4 एंड 5। लेकिन
जो चीज़ समझने वाली थी वो ये कि 110 जो स्टूडेंट आईडी है वो इन्फो सिस्टम में 2 कोर्सेज थे उसके पास, SPSS और कोबोल, और 100 में उसके पास SPSS और सर्वेज था। ये 2 उसके पास यहाँ पे कोर्सेज थे। टोटल रिकॉर्ड थे 1 2 3 4 5, लेकिन ये यहाँ पे डेटा रिपीट हो रहा है। ये देखें, एक ही कॉलम में 2 वैल्यूज़ हैं। इसी तरीके से यहाँ भी एक कॉलम में 2 वैल्यूज़ हैं, कोबोल एंड SPSS। ये SPSS होता है ये होता है सोशल स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस, मेरे जहन से निकल गया था, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस। और कोबोल का आपको पता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये स्टैट या डेटा एनालिसिस के लिए एक बहुत अच्छा टूल है, SPSS। अब हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 रिकॉर्ड थे और इन रिकॉर्ड से हमारे बन गए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 रिकॉर्ड्स हमने बना दिए। सिर्फ ये एक ड्रॉबैक हुआ कि अब 5 की जगह पे 8 रिकॉर्ड बन गए, लेकिन अब कहीं पे भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ मौजूद नहीं है, रिपीटिंग ग्रुप मौजूद नहीं है। हर आईडी के अगेंस्ट सिर्फ एक वैल्यू है। 100 के अगेंस्ट पहले 2 वैल्यूज़ थी यहाँ पे कोर्स में, अब हमने 100 2 दफ़ा कर दिया। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है कि हमारे पास अब रिकॉर्ड ज़्यादा हो गए हैं, इसको जब हम इस फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लेके जाएंगे तो ये वाली चीज़ हम वहाँ पे ख़त्म करेंगे, यानी हम पार्शियल डिपेंडेंसी ख़त्म करेंगे। ये पार्शियल डिपेंडेंसी है कि एक ही कोड के ऊपर 2 नाम है, एक ही कोड के ऊपर 2 डिपार्टमेंट्स हैं, एक ही कोड के ऊपर 2 मंथली फ़ी हैं, एक ही कोड के ऊपर 2 कोर्सेस हैं। तो इस चीज़ को हम अब ख़त्म करेंगे और ये डेटा हमारा चला जाएगा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। और इस वक्त जो आपके सामने ये नज़र आ रहा है, इसमें रिपीटिंग ग्रुप्स ख़त्म है, इसलिए ये वाला आपका डेटा जो है ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जा चुका है। तो इस तरह फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आपने आज सीखी। थैंक यू और अल्लाह हाफिज़।